नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपके आपके YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, ठीक है, उन सभी को तो पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको जो नई नई वैकेंसी आती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल वैकेंसी हो, ठीक है, सभी के नोटिफिकेशन आपको इस प्लेटफॉर्म पे भी देखने को मिल जाएंगे। उनके जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या चीजें आपके प्रोसीजर में आती है, ठीक है, आपके फॉर्म अप्लाई से लेके आपके एग्जाम डेट तक जो सारा प्रोसीजर रहता है, उस सारे प्रोसीजर को आपको पूरा कंप्लीट बताया जाता है। क्या क्या बदलाव आते हैं, सारी चीजें आपको बताया जाता है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो रहने वाला है, आपको सभी को पता है लेटेस्ट में आपका 3rd ग्रेड मेंस का है, नोटिफिकेशन चल रहा है, ठीक है, उनके सिलेबस के बारे में वीडियो चल रहा है। आपको लगभग मैंने आपको हिंदी संस्कृत लेवल 2 के बारे में बात कर रहा हूं मैं। लेवल 2 में जो कि क्लास 6 से लेकर 8 तक है, ठीक है, उसमें से आपका संस्कृत और हिंदी का पूरा एक से कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया है। उसके बाद में आपको यहाँ पे इंग्लिश का पूरा कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है, और उसके बाद में साइंस मैथ का भी आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। आज जो रहने वाला है वीडियो, वो सिलेबस रहने वाला है आपका सोशल स्टडीज यानी सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। इसमें बात करेंगे कि आपको कितनी सीटें मिली है सामाजिक विज्ञान में, ठीक है, किस तरह से वो नॉन टीएसपी टीएसपी में डिवाइडेशन है, और आपके जो नॉन टीएसपी हो या टीएसपी हो, उनमें भी कैटेगरी वाइज में कितनी कितनी सीटें आपको यहाँ पे देखने को मिली है, ठीक है। इन पे गौर करते हुए फिर लास्ट में पहुंचेंगे अपन आपका जो सोशल स्टडीज का सिलेबस है उसके ऊपर, ठीक है, और कॉमन क्या क्या सिलेबस रहने वाला है आपको प्रत्येक वीडियो में मिल गया होगा, ठीक है। सभी को पता है कि आपके जो कितने जितने आपके सब्जेक्ट डिवाइडेशन है, उसमें भी आपका जो कम से कम 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट में आपके क्या क्या कवर होते हैं। ज्योग्राफी कवर होती है, ठीक है, आपकी हिस्ट्री कवर होती है, आर्ट एंड कल्चर कवर होता है, ठीक है, और साथ के आपका जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009 2011, इन सभी के बारे में कंप्लीट सिलेबस आपका कॉमन रहता है सभी सब्जेक्ट में, ठीक है। इसमें आपका सारी सी शुरू से लेके पूरा आपका जो सिलेबस है उसमें बात करेंगे, और ज्यादा लंबा वीडियो नहीं भेजेंगे। आपका जो कॉमन आपकी जो जरूरत है सिलेबस की, उसी पे पॉइंट टू पॉइंट आपको बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। शुरुआत करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक किसी ने नहीं करा तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको आगे जो भी कोई अपडेट आता हो 3rd ग्रेड मेंस के हिसाब से, या फिर उनमें भी अगर कोई बदलाव होता है, तो दोस्तों आपको सबको पता है वैकेंसी बहुत कम आई है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है वैकेंसी अभी पेंडिंग में डाल दे, कैंसिल कर दे, और जो डीपीसी होगी 3rd ग्रेड की, तो दोस्तों 3rd ग्रेड के डीपीसी होने के बाद में हो सकता है सीटें आपको 20-25 हजार देखने को मिल जाए। तो ये इस वैकेंसी को रोक के, पेंडिंग करके या कैंसिल करके वापस आपका रिवाइज नोटिफिकेशन भी ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सभी आपकी न्यूज आपको टाइम पे मिल सके, सारे अपडेट आपको टाइम पे मिल सके, इसके लिए आपको हमेशा इस चैनल से जुड़े रहना है, ठीक है। करना क्या होगा, आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको जो भी अपडेट हो आपको टाइम पे मिलता रहे, चाहे वो 3rd ग्रेड मेंस से रिलेटेड हो, आपके आरपीएससी की कोई सी मेंस की एग्जाम हो, या अधीनस्थ बोर्ड की, साथ में आपके रेलवे की कोई एग्जाम हो, आपके बैंक सेक्टर की कोई भी एग्जाम हो, इंश्योरेंस सेक्टर की कोई भी एग्जाम हो, सभी के जो अपडेट है आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगे। साथ में इनका जो अपडेटेशन का कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, उसको हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं। वहां पे भी आप सारी जो नोटिफिकेशन आते हैं, चाहे वो पीडीएफ आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो, आंसर की हो, एडमिट कार्ड हो, ठीक है, और या फिर रिजल्ट हो, ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको टाइम पे पूरा, और सबसे बड़ी बात, आपको वीडियो जो भी देखो, चाहे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का हो, रिजल्ट का हो, या सिलेबस का हो, आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस जो वीडियो है वो देखना है, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट जो वीडियो देखे स्किप नहीं करना है। सबसे पहली बात, वीडियो को स्किप ना करे, पूरा कंप्लीट देखे, ठीक है, और फिर देखे कि आपको जो जानने की जरूरत है और क्या ना जानने की जरूरत है। अगर तो आपके रिलेटेड हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो दोस्तों उस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे जिस स्टूडेंट के वो लाइक है, सिलेबस से हो सकता है आपका जो साथ का है वो मैथ से हो, या कोई और इंग्लिश से हो, या सोशल स्टडीज से हो, तो उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, आपका जो सिलेबस है, ठीक है, L2 का क्लास 6 से लेकर 8 तक, उसमें आपको सारी चीजें बताऊंगा। सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे जो पदों का वर्गीकरण है कि किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी पोस्ट आपके हैं, ये मैं प्रत्येक जब सिलेबस का वीडियो बनाऊंगा साथ के साथ यही बताता चलूंगा कि कितनी पोस्ट आपके सब्जेक्ट में है, ठीक है। सामने आप देख सकते हो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। आपका यहाँ पे लेवल 2 रहने वाला है, कक्षा 6 से लेकर 8 तक है, और सीधी भर्ती 2025 की है, ठीक है, इतना पता लग गया, ठीक है। अब इसमें दोस्तों आपका यहाँ पे पदों का वर्गीकरण है वो कुछ इस प्रकार रहेगा, ठीक है। पदों का वर्गीकरण आपका कुछ इस प्रकार रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट वाइज है, सब्जेक्ट वाइज इस तरह से आपका डिवाइडेशन है, ठीक है। आप देख सकते हो आपकी जो वैकेंसी है, ठीक है, मैंने पहले भी आपको क्लियर करा है, आपकी जो वैकेंसी है वो संस्कृत शिक्षा विभाग से निकली हुई है, ना कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग से, ठीक है। इसलिए ही कारण यही है कि जो सबसे कम वैकेंसी 15-20 सालों में आई है वो इसी कारण से आई है, क्योंकि हालांकि सीटें खाली है और अभी डीपीसी होना बाकी है। उसके बाद में ये मान के चलिए कम से कम 25-30 हजार से जो वैकेंसी है वो निकलने वाली थी, पर जल्द ही नोटिफिकेशन निकल गया। इस कारण से जो संस्कृत शिक्षा विभाग में जो आपकी वैकेंट सीट थी उन्हीं के ही संदर्भ में, और जो अभ्यर्थियां मिली थी बोर्ड को, उन्होंने वही वैकेंसी आपके सामने रखी है। तो दोस्तों, आपके यहाँ पे संस्कृत शिक्षा विभाग की यहाँ पे
ये सब तरीके की जो पोस्ट है उसके बारे में है। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे सब्जेक्ट में अप्लाई करोगे, जो भी स्टूडेंट और टीचर बनेंगे, वो आपकी जो पोस्टिंग होगी संस्कृत वाली स्कूल जितनी भी होगी उनमें आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, क्लियर है आपको। यहाँ पे पहले बात करेंगे आपका उच्च प्राथमिक विद्यालय अपर प्राइमरी स्कूल। ठीक है, वहां पे आपका जो संस्कृत सब्जेक्ट है उसकी बात करेंगे। उसमें दोस्तों यहाँ पे गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी, अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी की। ठीक है, जिसमें आपको 319 सीट देखने को मिलेगी। वहीं पे आपको अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी की यहाँ पे 70 सीट देखने को मिलेगी। इसके बाद में हिंदी सब्जेक्ट की बात करते हैं। हिंदी सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे नॉन टीएसपी की बात करेंगे। सबसे पहले नॉन टीएसपी की जो पोस्ट है यहाँ पे 156 देखने को मिलेगी। वहीं पे अनुसूचित क्षेत्र की जो आपको पोस्ट है वो यहाँ पे मात्र 18 देखने को मिलेगी। और इसके बाद में बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो दोस्तों इंग्लिश सब्जेक्ट में जो आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है, इसमें जो आपकी पोस्ट आई है वो आई है आपकी 202 वैकेंसी। ठीक है, इसके बाद में नॉन टीएसपी की बात करें, नॉन टीएसपी के अलावा जो टीएसपी है उसमें 19। ओके, इसके बाद में आपका सामाजिक विज्ञान आ जाता है, सोशल स्टडीज आ जाती है। उसमें आपके नॉन टीएसपी में जो सीटें हैं मिल रही है आपको वो 272 वैकेंसी आ रही है। ठीक है, और आपके टीएसपी क्षेत्र के अंतर्गत कितनी आई है? 24 आई है। ठीक है, ये आपकी पदों का वर्गीकरण है। लास्ट आता है आपका साइंस मैथ का, गणित विज्ञान का। ठीक है, जिसमें आपका जो नॉन टीएसपी क्षेत्र है उसमें आपको जो पोस्ट देखने को मिलेगी वो है 970, जो अब तक की सबसे ज्यादा वैकेंसी है। ठीक है, वहीं पे टीएसपी एरिया में आपके यहाँ पे 73 वैकेंसी है। तो दोस्तों सभी सब्जेक्ट की जो आपकी पोस्ट है, ठीक है, उनको मिलाते हैं तो आपका जो टोटल पोस्ट हो जाती है 2123 पोस्ट। ठीक है, आपके 2123 पोस्ट, ये आपका टोटल पोस्ट है। ठीक है, टोटल पोस्ट यहाँ पे आपको कितनी मिलेगी? टोटल पोस्ट आपकी रहने वाली है इसमें आपके 2123 पोस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जो शुरू में आपका जो सिलेबस, जो आज का जो वीडियो रहने वाला है उसमें संस्कृत और हिंदी इन दो सब्जेक्ट के बारे में जो सिलेबस है उसके बारे में बात कर लेंगे कि क्या कौन कौन से आपके सब्जेक्ट है और उसमें क्या क्या सब टॉपिक है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं आपके सिलेबस की। तो दोस्तों सिलेबस को शुरू करने से पहले जो आपकी एग्जाम स्कीम है, परीक्षा का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है उस पे नजर देख लेते हैं। तो दोस्तों आपका चाहे सब्जेक्ट कोई सी भी हो आपकी, ठीक है, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो, ठीक है, इंग्लिश हो, गणित साइंस में तो या फिर सोशल स्टडीज हो, उसमें आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम रहेगा। और वो सेम कैसे रहेगा आपका? इसमें आप 300 मार्क्स का आपका पेपर लगेगा। ठीक है, आपकी जो पेपर रहेगा वो 300 मार्क्स का रहेगा। आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके प्रश्न पत्र रहेंगे, 300 मार्क्स रहेगा। और जो आपको टाइम मिलेगा, जो समय मिलेगा वो 2 घंटे 30 मिनट का रहेगा, यानी 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। जो कितने क्वेश्चन के लिए? टोटल 150 क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा, जिसके में कितने मार्क्स होंगे? 300 मार्क्स होंगे। तो दोस्तों ये आपका एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, नेगेटिव की मार्किंग की बात करते हैं तो आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रहने वाली है। ठीक है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो दोस्तों एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरह से रहेगा आपका। ठीक है, अब बात करेंगे आपके सब्जेक्ट की, हिंदी और इंग्लिश की। ठीक है, हिंदी इंग्लिश की बात करेंगे आपकी। ये आपका सिलेबस आ गया। ठीक है, सिलेबस आपका जो आपकी लेवल 2 है, ठीक है, कक्षा 6 से लेकर 8 तक, उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब इसमें कौन से पोर्शन है ना जो कॉमन होते हैं, सभी सब्जेक्ट में कॉमन आएंगे आपके, उस पर भी नजर देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले आपका क्या आएगा? यहाँ पे पहला पॉइंट आता है आपके, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट आपको दिखाई देंगे। आपका राजस्थान का भौगोलिक यानी ज्योग्राफी, उसके बाद में ऐतिहासिक यानी हिस्ट्री, उसके बाद में सांस्कृतिक ज्ञान यानी आपका आर्ट एंड कल्चर, और उसके बाद में आपकी राजस्थानी भाषा, ठीक है, यानी राजस्थानी जो लैंग्वेज है उसके बारे में। ये जो आपके 4 पार्ट है, 4 पार्ट को मिला के आपके यहाँ पे अंक निर्धारित किए हैं 80 मार्क्स। ठीक है, 80 मार्क्स आपको यहाँ पे निर्धारित करे हैं, जिसमें आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और आपकी राजस्थानी लैंग्वेज यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें कि आपका जो भूगोल है, ठीक है, वो भूगोल, उसमें कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, भूगोल में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, बात करेंगे राजस्थान का पहले भौगोलिक स्वरूप। ठीक है, आपका जो भौगोलिक स्वरूप है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपका यहाँ पे मानसून तंत्र आ जाता है।
ठीक है, किस तरह से आपका मानसून यहाँ पे एक्टिव होता है, ठीक है, और किस तरह से उनमें परिवर्तन आता है। जलवायु की बात करेंगे कि जलवायु का परिवर्तन आपके किस तरह से चेंज होता है पूरा साल भर का, ठीक है। अपोहा तंत्र की बात करेंगे, अपोहा तंत्र में दोस्तों कौन कौन सी चीजें आएंगी, यहाँ पे झीलें आ जाएंगी, कितने प्रकार की झीलें हैं, कौन से जिले में कौन कौन सी झीलें हैं, ठीक है। साथ में नदियां हैं, कितनी प्रकार की नदियां हैं, ठीक है, आपके अंतःप्रवाह नदियां हैं, ठीक है, कौन सी ऐसी नदियां जो अरावली पर्वत से निकलती है, ठीक है, और बांध जो नदियां हैं उनपे कौन कौन से बांध बने हैं, कौन से बांध किस जिले में है, एनीकट कहाँ कहाँ बने हुए हैं, और जल संरक्षण की कौन कौन सी विधियां है, ठीक है। दोस्तों आप जो राजस्थान की तैयारी करते हैं, ठीक है, उनको ज्योग्राफी का सारी चीजें पता होती है, ठीक है, कि आपका यहाँ पे पूरा राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र में पूरा रेगिस्तान है, ठीक है, यानी वहां पानी की बहुत कम उपलब्धता है। तो दोस्तों वहां पे जो कभी कभार बरसात होती है, ठीक है, तो वहां जल संरक्षण की विधियां अपनाई जाती है, ठीक है, चाहे अपन चूरू की बात करें, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, वहां पे कुछ ना कुछ तकनीकें अलग अलग जगह अपनाई जाती है और उन विधियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वो चीजें आपको देखनी है। साथ में जो विधियां और जो टेक्निक अपनाई जाती है, ठीक है, वो एक तो परंपरागत, गैर परंपरागत आपकी पुरानी विधियां भी है, ठीक है, और नई विधियां भी है जिनको टेक्नोलॉजी के द्वारा आपका यहाँ पे जल संरक्षण किया जाता है। इसके बाद में आपका यहाँ पे आएगा वन संपदा, ठीक है। दोस्तों वन संपदा को आपको एक करंट के नॉलेज से भी आपको तैयार करना है, ठीक है। आपका 2-3 वर्ष बाद में एक वापस नीति तैयार होती है, वापस डाटा इकट्ठा होता है कि आपके किस जिले में कितनी वन संपदा होगी, ठीक है, आरक्षित है, अनारक्षित है, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे वन संपदा में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। साथ में वन्य जीव जंतु, ठीक है, कितने वन्य जीव जंतु है, कौन से जिले में कौन कौन से वन्य जीव जंतुओं की अधिकता है, ओके, और साथ में उनसे रिलेटेड कोई अधिनियम ये पारित हुए हैं लेटेस्ट में या पुराने जो अभी तक कायम है, तो उनके बारे में। साथ में वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य, ठीक है, यानी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या क्या अधिनियम बने हुए हैं, क्या क्या चीज जो आपके कंजर्वेशन रिजर्व बने हुए हैं, अभ्यारण्य कौन कौन से बने हुए हैं, कितने प्रकार के हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, नए भी कोई बने हैं, ठीक है, इन सारी चीजों की नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आएगी मृदा, ठीक है, मृदा से संबंधित कितने प्रकार की मृदा होती है, किस जिले में किस प्रकार की मृदा है, ठीक है, और साथ में उनकी जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है मृदा स्पेसिफिक, है ना, उसके बारे में पता करना है कि किस मृदा, कौन सी मृदा किस फसल के लिए आपके लिए उपयोगी रहती है, ठीक है। मृदा का संरक्षण किस तरह से उपयोग किया जाता है, मान लो कहीं किसी जगह ज्यादा बारिश होती है तो दोस्तों वहां मृदा का कटाव हो जाता है, उसको कटाव को रोकने के लिए क्या क्या विधियां अपनाई जाती है, तो दोस्तों वो संरक्षण में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे अपन प्रमुख फसलें, या आपके राजस्थान में प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, ठीक है, आपका रबी, जायद और खरीफ, ये कौन कौन सी फसलें होती है, इनका टाइमिंग क्या रहता है, और राजस्थान में किस जिले में कौन सी फसल ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है, जितना उत्पादन होगा तो दोस्तों राजस्थान में कितने नंबर पे है, राजस्थान उन फसलों के मामले में इंडिया में कितने नंबर पे, ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनके संदर्भ में आपका जो बजट तैयार होता है उसमें भी आपके यहाँ पे देखने को मिलेगी कितना बजट अलॉट होता है किस सेक्टर में, इसका भी करंट के हिसाब से आपको तैयार करना होता है। फिर आ जाता है जनसंख्या, ठीक है। तो दोस्तों जनसंख्या एक ऐसा टॉपिक है जो आपको राजस्थान की प्रत्येक एग्जाम, चाहे वो कोई सी भी हो, छोटी से लेकर बड़ी तक, प्रत्येक एग्जाम में आपको जनसंख्या का टॉपिक देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। मैं वापस बोल रहा हूँ, आपको जनसंख्या का टॉपिक आपके प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेगा राजस्थान की, चाहे कोई सी भी हो, आरपीएससी ने अगर कोई एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, या अधीनस्थ बोर्ड, या फिर आपका पर्टिकुलर कोई विभाग है अगर अपनी कोई एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, तो दोस्तों जनसंख्या का मामला वहां पे बिल्कुल आएगा, ठीक है। यानी आपको जनसंख्या के जितने टॉपिक है, ठीक है, आपको बिल्कुल रट के रखने, रटो समझो कुछ भी करो, यानी आपका वो प्रत्येक एग्जाम में आएगा, आपका छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। आपका जनसंख्या के मामले में यहाँ पे 3 चीजें ज्यादा पूछी जाएगी, यानी 3 चीजों पे ज्यादा जोर दिया जाएगा, प्रायोरिटी रहेगी। एक तो घनत्व, ठीक है, घनत्व, जनसंख्या घनत्व कितना है, ठीक है, आप जिलों के हिसाब से कम किस में है, ज्यादा किस में है, उनका बढ़ता हुआ क्रम, उनका घटता हुआ क्रम, ओके। साक्षरता, साक्षरता कहाँ की अधिक है, ठीक है, किन जिलों की साक्षरता अधिक है और किन जिलों की कम है। साथ में लिंगानुपात, इसमें भी यही किन जिलों में जो लिंगानुपात है सबसे कम है, सबसे ज्यादा है, उनका बढ़ता हुआ क्रम, उनका घटता हुआ क्रम। तो दोस्तों आपके जनसंख्या वाले टॉपिक में यही चीज देखी जाती है कि आपकी ये जो टॉपिक है, जो स्पेसिफिक करा है यहाँ पे, घनत्व है, साक्षरता है, लिंगानुपात है, इनको स्पेसिफिक आपको पढ़ना है, इनके जो डाटा है वो याद करना है, उनके क्रम है उनको देखना है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है राजस्थान की आपकी जनजातियां और उनके क्षेत्र, ठीक है। अब राजस्थान में जनजातियां कौन कौन सी है, ठीक है, मीणा, भील, गरासिया, ठीक है, ये, और आपके उनके क्षेत्र कौन कौन से, यानी वो राजस्थान में किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास कर रही है, ये भी आपको चीज जानने की जरूरत है। और दोस्तों तैयारी करने का एक बड़ा अच्छा तरीका ये है कि आप जैसे मान लो ये आपकी जनजाति है, ठीक है, जनजाति आपका टॉपिक है, तो दोस्तों जनजाति, पहले क्वेश्चन ये आएगा जनजाति कौन सी जनजाति है, ठीक है, कौन कौन सी जनजातियां राजस्थान में निवास करती है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन
अब जो जनजाति है, मान लो मीणा ले लो, है ना, अब मीणा है वो कहाँ पे रहते हैं, भील है कौन से क्षेत्र में रहते हैं, सबसे ज्यादा राजस्थान में, ठीक है, ऑल ओवर राजस्थान में तो रहती है, पर उनकी अधिकता है, उनका जो मूल है वो कहाँ का है, ठीक है, और साथ में उनका क्या कल्चर है, ठीक है। सभी आपके जो जनजाति रहती है उनका एक कल्चर होता है, ठीक है, जैसे सबका अपने किसी भी तरह वो क्षेत्र में देख लो आप, सभी जगह का, है ना, और सभी जातियों का एक अलग कल्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जनजातियां, इनको विकास करना होता है। तो दोस्तों जो भारत सरकार है और राजस्थान सरकार सभी जनजातियों के विकास में अपना नई नई योजना लाती है, उनके लिए कई बहुत कुछ चीजें करती रहती है। तो दोस्तों उनसे रिलेटेड जो आपकी कल्चर है, पहनावा है, आपके लोक संगीत है, उनके द्वारा कोई फेमस गीत है, ठीक है, गीत है, और आपके गायन शैली है, और कौन कौन वहां से ऐसे प्रमुख व्यक्तित्व है, मेल फीमेल, जो उभर के एक विश्व विख्यात प्राप्ति करी है, जिन्होंने राजस्थान के लिए स्तर पे, इंडिया के स्तर पे और विश्व के स्तर पे, वो चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी जरूरी थी। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कनेक्टेड मिलेगी, इसलिए आप जो भी टॉपिक तैयार करो, पढ़ो, उनको इंटर कनेक्ट करके पढ़ा किया करो, जिससे आपका चीजें हैं एक टॉपिक के हिसाब से आपके 3-4 टॉपिक एक साथ कवर हो सके। अब आते हैं, अब आता है आपका धात्विक और अधात्विक, ठीक है। आपके यहाँ पे पूरे राजस्थान में, ऑल ओवर इंडिया में सब जगह आपके धात्विक अधात्विक खनिज मिलते हैं। पर्टिकुलर राजस्थान में आपके कौन कौन से धात्विक और अधात्विक खनिज मिलते हैं, ठीक है, उनकी उपलब्धता कहाँ कहाँ पे है, किन जिलों में है, और अधिकता कहाँ पे, साथ में उनका उत्पादन किस जिले में ज्यादा होता है, ठीक है, और उनका भंडारण कहाँ होता है, ये चीजें आपकी देखनी होती है। और साथ में अगर कोई ऐसी नई जगह है जहां उनका नई खोज हुई है, नई भंडारण जगह है, या नया उत्पादन ज्यादा हो सकता है, तो दोस्तों ये आपके करंट के हिसाब से महत्वपूर्ण है। इसके आगे आता है आपका यहाँ पे ऊर्जा संसाधन आता है, ठीक है, ऊर्जा संसाधन आ जाएगा। ऊर्जा संसाधन में आपके गैर परंपरागत हो जाते हैं, है ना, और परंपरागत और गैर परंपरागत, है ना, यानी ऊर्जा के जो संसाधन है, कहां से हमको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जो आपको उद्योग में, घरेलू उद्योग में और आपके उद्योग में यहाँ पे काम आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से उनकी क्या क्या विधियां हैं, ठीक है, और साथ में क्या क्या इनोवेशन हुई है, क्या क्या टेक्नोलॉजी अपनाई गई जा रही है, ठीक है, वो चीजें आपको यहाँ पे ऊर्जा के संसाधन में देखने को मिलेंगे। फिर लास्ट में यहाँ पे दोस्तों आप देखने को मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर्यटन, ठीक है। पर्यटन टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका जो पर्यटन स्थल है राजस्थान में कौन कौन से, ठीक है, और कौन से पर्यटन स्थल की कितनी अधिक ज्यादा वो उपलब्धता है, यानी उपलब्धता के सेंस में ये लीजिए कि कौन सा ऐसा पर्यटन स्थल है जहां विदेशों से पर्यटन ज्यादा आता है, ठीक है, उनसे जो आपका रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो कौन सा ऐसा है, फेमस कौन सी जगह है, ठीक है, वो चीजें, और कौन से जिले में है, जिले के अंदर कौन सी तहसील में है अगर फेमस है तो, ठीक है, साथ में यातायात के कौन कौन से साधन उपलब्ध है, ठीक है, उनमें क्या क्या नए नवाचार हुए हैं, ठीक है, ये चीजें अपनाई गई है, और उनके यातायात के संबंधित क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा हुई है, और क्या क्या चीजें उनके लिए साधन है, वो चीजें। इस तरह से आपका यहाँ पे ज्योग्राफी का है वो पूरा सिस्टम हो जाता है, ठीक है, ज्योग्राफी रिलेटेड आपका पूरा यहाँ पे टॉपिक देख लिए आपने, ठीक है, जितने आपके ज्योग्राफी के यहाँ पे टॉपिक थे, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे आपका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, यानी आपका हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, वो आपको यहाँ पे पहले देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको इतिहास और संस्कृति की बात करेंगे अपन। इतिहास और संस्कृति में दोस्तों बात करेंगे पहले आपकी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है, ठीक है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है। अब दोस्तों तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको जो सिलेबस में दिया गया होता है उसी पे भी फोकस करिए, ठीक है। इसमें सभ्यताएं नाम दे दिए आपको, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट, ठीक है, ये आपको 5 सभ्यता दे दी है आपको। आपको पहले से जो तैयारी करनी होती है वो इसी बेस पे करनी होती है जो सिलेबस में दिया है। आपको कालीबंगा के बारे में जानना है, ठीक है, आहड़ के बारे में जानना है, गणेश्वर, बालाथल, बेराट, ठीक है, इन 5 सभ्यता के बारे में आपने जितनी जानकारी इकट्ठी कर ली, अब इनके इंटरकनेक्टेड जो आसपास की जो चीजें हैं, नॉलेज है, ठीक है, वो भी आपको चीजें तैयार करनी है, ठीक है, जो इनसे रिलेटेड हो, वो तभी आपका जो सभ्यता है वो क्लियर होता है। और जो क्वेश्चन अगर इधर उधर से भी टच में आ जाए, जिनका कनेक्शन इन सभ्यताओं से, ठीक है, चाहे वो नदी हो या इन सभ्यताओं के आसपास जो आपके नगर महानगर विकसित हुए हैं उनसे रिलेटेड हो, ठीक है। इसके बाद में आपकी जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई है, ठीक है, पहले वो ध्यान रखना है, उनका संध्यान रखना है, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हो गई, ठीक है, उनका संध्यान रखना है, कारण क्या था, ठीक है, और क्या क्या चीजें हुई उनसे, कारण उपलब्ध, ठीक है, ये चीज। प्रमुख राजवंश कौन कौन से, ठीक है, राजस्थान में प्रमुख राजवंश कौन कौन से हैं, उन राजवंश में कौन कौन से राजा महाराजा हो चुके हैं, उनमें कौन कौन सी लड़ाइयां हुई है, कौन किसके समकालीन था, ये सारी चीजें आपको प्रमुख राजवंश में देखने को मिलेगी। और दोस्तों इसमें भी राजवंश बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है, उनकी जो डिटेल है, हर एक राजा की बहुत सारी कहानियां होती है, ठीक है, उनकी हिस्ट्री अलग रही हुई है। तो दोस्तों आपको तैयार कैसे करना है ये राजवंश, आपको पर्टिकुलरली
कम से कम 5 राजवंश ले लेने, ठीक है। उन 5 राजवंश में भी पर्टिकुलर कोई राजा है, ठीक है, या पर्टिकुलर कोई चीजें घटित हो चुकी है, उन्हीं के बारे में पूरा चीजें पढ़नी है आपको, पूरी कंप्लीट नहीं लेनी। चाहे आप 3 ही राजवंश ले लीजिए, ठीक है, 3 राजवंश ले लीजिए, उसी को ही कंप्लीट पढ़ लीजिए। तो दोस्तों तैयारी अच्छी होती है, चाहे आपको कम टॉपिक पढ़े हो, पर आपको उस पर कंटेस्ट आपको कमांड होनी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में जो राजवंश पढ़ो, उनकी प्रशासनिक और साथ में उनकी राज व्यवस्था किस प्रकार थी, ठीक है, उन चीजों पे नॉलेज रखनी है। इसके बाद में स्थापत्य कला पे आ जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर पे आ गया टॉपिक, जिसमें आपके राजस्थान में कितने किले हैं, कौन कौन सी जगह है, स्मारक कौन कौन से रहे हैं, बावड़ी कौन कौन सी रही है, ठीक है, और हवेलियां, ये आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है, और कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, किस जिले में, किस तहसील में लोकेटेड है, इस जिले में, ये प्रकार की आपको पूरी नॉलेज रखनी है, ठीक है। पहले आपको बेसिक नॉलेज रखनी है कि कौन सा किला, स्मारक, हवेली, ठीक है, और बावड़ी कौन सी जगह है, ठीक है, राजस्थान के कौन से जिले में है और कौन से जिले की कौन सी तहसील में है, और उनसे संबंधित अगर कोई हिस्ट्री से कोई कनेक्शन है किसी राजा महाराजा का, तो दोस्तों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपको यहाँ पे इंटरकनेक्टेड कोई जीके तैयार करने में। इसके बाद में मेला, कौन सी जगह का मेला प्रसिद्ध है, ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है, त्योहार, कौन सी जगह का त्योहार ज्यादा प्रसिद्ध है, क्या नाम है, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य, ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर हर क्षेत्र का आपका जिले वाइज, तहसील वाइज अलग अलग होता है, फेमस से अलग अलग होते हैं, वो चीजें आपको यहाँ पे कंठस्थ करनी है। सांस्कृतिक परंपराएं कितनी है और विरासत कौन कौन सी है, ठीक है, धार्मिक आंदोलन कौन कौन से है, ठीक है, यानी पहले के टाइम पे जब जागरण हुआ था, नवजागरण हुआ था, तो उस समय आंदोलन चले थे, अलग अलग आंदोलन चले थे, एक उनमें से धार्मिक आंदोलन भी था, ठीक है, उनमें आपके जो प्रमुख संत रहे हैं, प्रमुख लोक देवता रहे, ठीक है। आपके संतों की बात करें तो दोस्तों बहुत सारे संत रहे हैं जो अपने काल में ये इन धर्मों के संदर्भ में अलग अलग जागरण हुए हैं, ठीक है, लोगों का जागरण करवाया, ठीक है, धार्मिक संबंधी, साथ में महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक स्थल रहे, ठीक है, वो देख लो, प्रमुख व्यक्तित्व जो आपका यहाँ पे हिस्ट्री में रहे हैं, आपके जितने आंदोलन है उनमें उनका योगदान रहा है, ठीक है, उनका नाम, ठीक है, उनसे संबंधित अगर कोई घटना है तो वो चीजें, ओके। इसके बाद में आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, वस्त्र एवं आभूषण, ठीक है, आपका मेल फीमेल, ठीक है, एक मेल के क्या क्या वस्त्र होते हैं, क्या नाम होता है, ठीक है, एक फीमेल के कौन कौन से वस्त्र होते हैं, और साथ में आपका वहां पे जो आभूषण पहनी जाती है, मेन आपका यहाँ पे आभूषण होता है, ठीक है, आभूषण होता है। जब फीमेल की बात करते हैं, स्त्री की बात करते हैं, तो उनका जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनता है पेपर में आभूषणों के ऊपर बनता है कि जो आभूषण है वो सिर पे कौन सा आभूषण होता है, आपके कान पे, गले में, हाथ में, कलाई में, पैर में और उंगलियों में, ठीक है, ये बहुत सारे आभूषण होते हैं। आपका काफी जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनको ये बुक्स में भी मिल जाता है, और आपकी एनसीईआरटी है राजस्थान वाली, उसमें भी ये चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चित्रकलाएं कौन कौन सी है और हस्तशिल्प कौन कौन सी है। चित्रकलाओं की आपको बहुत पहले से आपकी जो स्वतंत्र आंदोलन थे उसके बाद में काफी स्कूल्स थी, ठीक है, चित्रकला संबंधित, वो कौन कौन सी है, कब ओपन हुई, ठीक है, किस महाराजा या किस सीएम, आपका मुख्यमंत्री और राजप्रमुख उनके काल में हुआ है। हस्तशिल्प, किस जिले की हस्तशिल्प फेमस है और किस लिए फेमस है और कौन सी फेमस है, ठीक है। और 1857 की क्रांति, ठीक है दोस्तों, इस चीज को बहुत ध्यान रखना है। 1857 की जो क्रांति है उसमें राजस्थान का क्या योगदान रहा, ठीक है, राजस्थान का क्या योगदान रहा, साथ में उसमें जनजाति, जो राजस्थान की जनजाति है और किसान आंदोलन, उनमें क्या प्रभाव पड़ा, और जो आंदोलन हुए इनका जो 1857 की क्रांति है इनमें क्या प्रभाव पड़ा, दोनों का एक दूसरे पे जो प्रभाव है, ठीक है, और क्या आपका वहां पे जो पॉजिटिव आपका रिजल्ट मिला वो भी चीजें देखनी है, और जनजातियों के मामले में क्या बदलाव देखने को मिले, ठीक है। तो दोस्तों जैसा मैंने बोला, एक जनजाति कहाँ रहती है, क्या नाम है, ठीक है, उनके जो कल्चर है वो कैसा है, पहनावा, ठीक है, और गायन शैली, साथ में उन्होंने उनके संदर्भ में अगर कोई आंदोलन हुए तो वो चीज, किसान आंदोलन से संबंधित सारी चीजें, हर क्षेत्र के अलग अलग आंदोलन हुए, वो चीजें कारण भी याद रखना आपको, ठीक है। अब आता है यहाँ पे लास्ट है प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण। तो दोस्तों ये जो आपके 2 पॉइंट है, ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है, कौन कौन से, 1857 की क्रांति, ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में, जनजाति आंदोलन, किसान आंदोलन और आपका प्रजामंडल और एकीकरण, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक है आपको प्रत्येक एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे से एक ही क्वेश्चन क्यों ना हो, और जो क्वेश्चन आएगा बहुत ईजी आएगा, ठीक है, आपका पढ़ा पढ़ाया होगा, बस आपको रिविजन की जरूरत होती है, ठीक है। इसके बाद में राजस्थानी भाषा की बात करते हैं। राजस्थान की भाषा में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, आपको आपकी क्षेत्रीय बोलियां आ जाएगी कि आपकी किस क्षेत्र में कौन कौन सी बोली जाती है, हाड़ौती, ढूंढाती, ठीक है इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोलियां जाती है, ठीक है। उसके बाद में कृतियां कौन कौन सी है, ठीक है, कौन कौन से ग्रंथ साहित्य लिखे गए हैं और साहित्यकार कौन कौन से,
ठीक है, दोनों है, दोनों इंटरकनेक्टेड है। साहित्यकार कौन कौन से हुए हैं राजस्थान के, उनके द्वारा कौन से ग्रंथ, कौन से साहित्य रचे जा चुके हैं, जिनकी रचनाएं करी हुई है, ठीक है। और संत साहित्य, संतों के द्वारा कौन कौन सा साहित्य और ग्रंथों की रचना हुई है। लोक साहित्य कौन कौन से हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पे टॉपिक हो गया पहला, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिले थे, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे आपका यहाँ पे राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जो आपका सेकंड पॉइंट रहने वाला है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें राजस्थान का आपका सामान्य ज्ञान आएगा, शैक्षिक परिदृश्य आएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय, ठीक है दोस्तों। ये आपका पहला पॉइंट और ये आपका सेकंड पॉइंट, ये आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के सिलेबस में कॉमन रहेगा, ठीक है। और प्रत्येक सब्जेक्ट की जो एग्जाम है वो अलग अलग रहेगी, अलग डेट को रहेगी, अलग शिफ्ट हो सकती है, ठीक है दोस्तों। वापस बता रहा हूं, आपकी प्रत्येक सब्जेक्ट की जो 17 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के बीच में कंडक्ट हो रही है, उसी में आपका L1 का एग्जाम लगेगा, ठीक है। और उसी में ही आपका L2 का एग्जाम लगेगा। और L2 में भी आपके प्रत्येक सब्जेक्ट की या तो शिफ्ट अलग हो जाएगी और दिन अलग हो जाएगा, ठीक है। और उनमें भी आपका जो ये पहला और दूसरा पॉइंट है वो कॉमन रहने वाला है। सभी सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट है उनमें ये टॉपिक कॉमन रहेंगे, ठीक है। अंतर किस चीज का रहेगा, आपका सब्जेक्ट के क्वेश्चन ही अंतर आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपका वो मार्क्स और ये मार्क्स अलग है, और साथ में यही जो ऐसे टॉपिक है जो आपको हर सब्जेक्ट के अंदर कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। इसके मार्क्स जो देखेंगे 50 अंक निर्धारित करे हैं इसमें, ठीक है। साथ में टॉपिक बात करते हैं सबसे पहले सामान्य ज्ञान की। ये जो सामान्य ज्ञान है राजस्थान का, उसमें कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहली बात, प्रतीक चिन्ह आ जाएगा। राजस्थान में किस जिले का क्या प्रतीक चिन्ह रहा है, ठीक है, वो याद रखना है, ठीक है। साथ में राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं जो करंट से संबंधित है, ठीक है, और किसी न किसी क्षेत्र के लिए, किसी न किसी वर्ग के लिए, ठीक है, आपकी जो फ्लैगशिप योजना है वो चली आ रही है, ठीक है। वो चरणों में हो सकती है, पहले चरण, सेकंड चरण, ठीक है, वो चीजें याद रखनी है आपकी। साथ में प्रमुख अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हुए, ठीक है। ज्यादातर आपके जो ये मान लो बीकानेर है, जयपुर है, आपका जोधपुर, जैसलमेर, इनमें मोस्ट ऑफ द अलग अलग अनुसंधान केंद्र हैं, ठीक है। कोई किसी क्षेत्र में है, कोई किसी क्षेत्र में, कोई फसलों के संदर्भ में, कोई जीव जंतु के संदर्भ में, कोई रिसर्च के संदर्भ में, ठीक है। इसके अलावा धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, आपके मंदिर आ जाते हैं इसमें, ठीक है। मंदिर है, कोई लोक देवताओं का स्थान है, ठीक है, या फिर कोई संतों का स्थान है, तो वो धार्मिक स्थल वहां पे आ जाएंगे। उसके अलावा प्रमुख खिलाड़ी आ जाएंगे। राजस्थान में जो जितने भी खेल चलते हैं, ठीक है, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ठीक है, इनमें आपके कौन कौन से खिलाड़ी हैं, किस खेल से संबंधित है, उन्होंने जिला स्तर, राष्ट्रीय स्तर और वैश्विक स्तर पे किस टूर्नामेंट में क्या पदक हासिल करा है ना। और उन्होंने टोटल उस जो टूर्नामेंट है, ठीक है, ओलंपिक, वो चाहे ग्रीष्म ओलंपिक ले लो, शीत ओलंपिक ले लो, या आपके पूरे साल भर में बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट होते रहते हैं पर्टिकुलर खेल के संबंधित, तो उनमें किसने गोल्ड लिया है, किसने सिल्वर अर्जित किया है, तो ये सारी चीजें आपके करंट से संबंधित हो जाती है। और ठीक है, और किन कैंडिडेट को यानी किन खिलाड़ी को आपको वहां पे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है, जो खेल से संबंधित रहता है। साथ में आपके वहां पे खिलाड़ियों को किसी को पद्म भूषण, है ना, ये चीजें प्राप्त हो चुके हैं, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, वो उनका नाम यहाँ पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है, और वो चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है। जो पहले के हैं और जो लेटेस्ट है, दोनों याद रखने। प्रसिद्ध नगर कौन कौन सा है और स्थल, ठीक है, कौन कौन से नगर है, कौन कौन से स्थल है प्रसिद्ध, जो पुराने हैं और नए हैं। इसके अलावा प्रमुख उद्योग कौन कौन से आ जाते हैं, ठीक है, उद्योगों का जो स्थान है, किस स्थान पे कौन सा उद्योग है, किस चीज के लिए फेमस है, ठीक है। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, यानी आपका राजस्थान में, ठीक है, यहाँ पे आपका सीएम से लेके, ठीक है, आपका पार्षद, सीएम, ठीक है, एमएलए, सभी को एक जो संगठन होता है, किस तरह से इनका जो कनेक्शन होता है, प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से होती है, ठीक है, वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। कितने सीएम हुए हैं पहले जो आपको स्वतंत्रता मिली, ठीक है, वहां से लेके अब तक कितने सीएम बन चुके, ठीक है, उनका कार्यकाल किसका कितना लंबा है, कितना छोटा है कार्यकाल, ठीक है। साथ में आपका वहां पे राज्यपाल कौन कौन से रहे हैं, उनके सचिव और सचिवों कौन कौन से रहे हैं, और किन जो सीएम है, राज्यपाल है, ठीक है, अगर उनमें उनके काल में कोई ऐसी चीजें हुई है जो एक हिस्ट्री से संबंधित, एक राजनीति से संबंधित, एक महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों वो भी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और उनका बड़ा जो क्रम है, चाहे वो मुख्यमंत्रियों का क्रम हो, ठीक है, राज्यपाल का क्रम हो, ठीक है, सचिव का क्रम हो, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जन कल्याणकारी योजनाएं, ठीक है, यानी लोगों के लिए जो सरकार है, चाहे केंद्र सरकार ले लो या फिर आपकी राजस्थान सरकार, पर यहाँ पे राजस्थान के स्पेशल में संदर्भ में बात करेंगे, राजस्थान की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो कौन कौन सी है, पहले कौन सी चलती थी और उनका क्या नाम, क्या परिवर्तन हुआ है, ठीक है, उनका क्या एक्सटेंड हुआ है, कितने चरणों में थी, अगर वो फेमस है किसी क्षेत्र विशेष के लिए, ठीक है, और अभी कोई ऐसी जो योजनाएं जो जन कल्याण के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण रखती है, तो वो चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों शैक्षिक परिदृश्य की बात करेंगे, ठीक है, शैक्षिक परिदृश्य की।
इसमें आएंगे आपके कौन कौन से टॉपिक। पहला आएगा शिक्षण अधिगम के नवाचार, कौन कौन से नवाचार हुए हैं शिक्षण अधिगम में, ठीक है। और राज्य में, राजस्थान राज्य में केंद्र और राजस्थान सरकार की जो भी विद्यार्थी संबंधित कल्याणकारी योजनाएं चल रही है और पुरस्कार चल रहे हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे राज्य में, राजस्थान राज्य में आपका राज्य और एक सरकार राज्य को मिला के और केंद्र को मिला के जो एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है, जो योजनाएं चल रही है, ठीक है, किस क्षेत्र में चल रही है, अगर स्कूल स्तर पे है स्कूल में भी किन क्लासों से संबंधित है, ठीक है, और उनके लिए क्या क्या पुरस्कार है, ठीक है, क्या पुरस्कार दिया जाता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय का प्रबंधन कैसे करना है और उनसे संबंधित अगर कोई समितियां बनती है, कोई प्रोविजन है कि एक विद्यालय का प्रबंधन करने में ये समिति बनेगी और इस समिति के जो सदस्य है वो इस तरह से रहेंगे, ठीक है, उनकी ये पावर रहेगी, ठीक है, उनके ये उद्देश्य रहेंगे। तो दोस्तों वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके बाद में आएगा आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, इससे के संबंध में आपका क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो 2 हो 3 हो, ठीक है। इसके संदर्भ में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि आपका जो ये 2020 आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ठीक है, इनका क्या नया इसमें बदलाव हुआ है, ठीक है, और इन बदलावों से आपकी जो एक स्कूली शिक्षा है, एक विद्यालय पे क्या असर पड़ा है, क्या बदलाव देखने को मिले हैं, ये चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में लास्ट अपन देखेंगे कि जो आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है, ठीक है, ये क्या रहे और इसमें क्या टॉपिक आने वाला है। तो दोस्तों आपका जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है, ठीक है, इसमें आपको 2 अधिनियम देखने को मिलेंगे। एक तो आपका 2009 का अधिनियम, ठीक है, 2009 का अधिनियम, और साथ में आपका 2011 का अधिनियम, ठीक है। ये 2 अधिनियम है जिनमें आपके क्या प्रावधान दिया हुआ, ठीक है, प्रावधान के साथ में उन प्रावधानों को कैसे क्रियान्वित करना है आपकी जमीनी स्तर पे, वो चीजें देखनी है, ठीक है। जमीनी स्तर पे क्या प्रावधान है और उनको क्रियान्वित करने की क्या क्या प्रोसेस है, क्या विधियां हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 2009 का ऊपर दिया गया था, ये 2011 का आ गया, ठीक है, 2011 का यहाँ पे दे दिया गया है। 2 नियम है आपके अधिकार अधिनियम, किससे संबंधित, राजस्थान के निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2 है, 2009 2011, उनके प्रावधान है, उनके प्रावधान के बाद में उनकी क्रियान्विति कैसे करिए, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है राजस्थान के मान्यता प्राप्त जितने भी निजी विद्यालय है उसमें निःशुल्क प्रवेश, यानी आपका RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट उससे संबंधित है। पहले आपके जो सरकारी स्कूल थे वहीं पे एडमिशन मिलते थे सभी को, है ना, एक बिल्कुल नाम मात्र आपकी फीस होती थी कहीं, है ना। उसके बाद में आपको निजी स्कूलों में यानी प्राइवेट स्कूल में भी वहां पे एडमिशन देने लग गया, किसके तहत, RTE के तहत, जिसमें एक हर के जो घर का एक बच्चा है वो भी एक प्राइवेट स्कूल, अच्छे से अच्छे स्कूल में भी प्रवेश ला सकता है, प्रवेश ले सकता है और वहां पे अपनी स्टडी कर सकता है, ठीक है। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। लास्ट बात करेंगे आपकी सामायिक विषय यानी करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। करंट अफेयर्स में आपकी राजस्थान के संदर्भ में समसामयिक घटनाएं, ठीक है, अब समसामयिक घटनाएं आपकी जिले स्तर पे, ठीक है, आपके पर्टिकुलर कोई क्षेत्र है आपके तहसील स्तर पे, ठीक है, किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकती है, पर वो राजस्थान की करंट अफेयर्स होने वाली है। और राज्य की जो भी विकास योजनाएं चल रही है, कौन सी अभिनव विकास योजनाएं, उनको क्रियान्वित करने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, उसके बारे में, और उनके संदर्भ में जो अलग है, जो राष्ट्रीय स्तर से कनेक्टेड है, अंतरराष्ट्रीय स्तर से कनेक्ट है, वो सारी करंट अफेयर्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे मैंने बोला था कि अगर कोई चीजें इनोवेशन होती है, अगर वो कैंडिडेट या कोई चीज राजस्थान के संदर्भ में है, और साथ में स्पोर्ट्स की बात करें, खेलकूद की बात करें, अगर कोई कैंडिडेट राष्ट्रीय स्तर पे किसी टूर्नामेंट में, किसी ओलंपिक में, ठीक है, किसी भी चीज में अगर कोई पदक जीत के लाता है तो दोस्तों वो भी करंट अफेयर्स के अंतर्गत शामिल हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये वो चीज थी जो आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में कॉमन रहने वाली है, ठीक है। ये जो टॉपिक है पहला और दूसरा, वापस बता देता हूं, ठीक है, वापस बता देता हूं आपको। यहाँ पे आपका यहाँ पे 50 मार्क्स, ठीक है, 50 मार्क्स देख सकते हो, 50 मार्क्स, ठीक है। साथ में आपका यहाँ पे 80 मार्क्स, ठीक है। ये जो मार्क्स है वो आपके कॉमन रहेंगे, ठीक है, कॉमन रहेंगे दोनों, 80 मार्क्स और 50 मार्क्स, चाहे सब्जेक्ट का सिलेबस कोई सा भी हो, ठीक है। आपका सब्जेक्ट के अंतर्गत जो विषय है वो तो अलग है, साथ में ये 2 पॉइंट है जो कॉमन मिलेंगे आपको, ठीक है। अब दोस्तों पर्टिकुलर जैसे जो वीडियो रहने वाला है आपका हिंदी और संस्कृत का रहने वाला है, लगभग पूरा जो 70% का आपका सिलेबस है वो जो कॉमन था वो मैंने क्लियर कर दिया गया है। अब आते हैं सब्जेक्ट पे, जो आपका सब्जेक्ट का वो है सिलेबस, वो क्या रहने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका सामाजिक अध्ययन आ जाता है, ठीक है। सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज पे आज चर्चा करेंगे कि आपके सोशल स्टडीज में क्या आपका टॉपिक आते हैं, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को इसमें समाहित किया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे शुरुआत में देख सकते हो आप
टॉपिक आएगा यहाँ पे प्राचीन भारत की सभ्यता एवं संस्कृति। ठीक है, आपका इंडिया लेवल की यहाँ की जीके पूछ ली है। ठीक है, और प्राचीन सभ्यता और संस्कृति आपका यहाँ पे जो हिस्ट्री और कल्चर है उसको समाहित किया गया है, जिसमें सभ्यताओं को भी पूछा गया है। और स्पेसिफिक आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, बौद्ध और जैन धर्म और महाजनपद काल। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी वैकेंसी में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। आपको बौद्ध रिलेटेड, जैन और महाजनपद काल, ये सेम टॉपिक, और सिंधु घाटी सभ्यता, इनके प्रश्न आपको प्रत्येक जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी वैकेंसियां होती है उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, साथ में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में स्पेसिफिक बात करिए आपकी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, इन दो के बारे में स्पेसिफिक जो भी जितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे वो चीजें आपको गौर करनी है। साथ में आपका जो सम्राट अशोक है, ठीक है, उसका धम्म एवं अभिलेख, यानी उसके काल में जो जो आपके वहां पे रचना हुई है, जितने अभिलेख हुए हैं, ठीक है, कैसे उसने अपने जो यहाँ पे बौद्ध धर्म है उसको कैसे प्रसारित करा है, वो सारी नॉलेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के कैसे वो इनका काल रहा है, ठीक है, कैसे उनका विस्तार हुआ है, कैसे उनके बीच में संबंध रहे हैं, किसने किसको हराया, कौन से युद्ध हुए। ठीक है, देख सकते हो दिल्ली सल्तनत का विस्तार, ठीक है, मुगल साम्राज्य, राजपूत राज्यों के साथ उनके साथ कैसे संबंध रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सी संधियां हुई हैं, साथ में सल्तनत कौन कौन सी रही है, मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, यानी मुगल काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था है किस प्रकार की थी। ठीक है, और उनमें भी स्पेसिफिक देख सकते हो आप पृथ्वीराज चौहान के बारे में, यानी पृथ्वीराज चौहान का जो काल है उसके जन्म से लेके उसके मृत्यु तक का काल, कहाँ वो बचपन से लेके बड़ा हुआ, क्या कौन कौन से संधियां हुई, क्या क्या वहां पे उनके जो उनकी जीवन काल की अवस्था है, ठीक है, उनमें क्या कौन कौन से युद्ध लड़े, कौन कौन से संधियां हुई, इनके बारे में चर्चा होती है। ठीक है, फिर आता है अपनी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, यहां तक आप पूरा हिस्ट्री का पार्ट देख लो। ठीक है, आपके फर्स्ट 3 पॉइंट पे आप हिस्ट्री देख रहे हो। ठीक है, हिस्ट्री, उसके बाद में यहाँ पे आ जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, ये आपका पूरा कनेक्टेड है किससे, आपका पॉलिटी से भी रिलेटेड है। ठीक है, पॉलिटी से भी रिलेटेड है, और यही चैम आपका एक बीच का एक जॉइंट होता है जो आपका हिस्ट्री और पॉलिटी, इसको पूरा जॉइंट रखता है। ठीक है, इसके बाद में देखने को मिलेगा पृथ्वी। ठीक है, जो कि आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी, यहाँ पे देख सकते हो पूरी इंडियन ज्योग्राफी का पृथ्वी आ जाएगी। उसमें आपकी गति, किस प्रकार गति होती है, अक्षांश, देशांतर। ठीक है, वायुमंडल के बारे में आ जाएगा, कैसे संगठन होगा, संरचना, पौने और वायुमंडलीय संचरण किस तरह से होता है। महासागर के बारे में पूछ लेंगे, ज्वार भाटा कब आता है, कैसे आता है, ठीक है, क्या कैसे इफेक्ट होता है। साथ में धाराएं कौन कौन सी होती है, जल थल का वितरण किस तरह से हुआ है। ठीक है, और संसार की जितनी प्रकार की वनस्पति है, ठीक है, फेमस, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, संसार बोल दिया यानी पूरा वर्ल्ड आ गया इसमें, और वन्य जीव, जो भी स्पेसिफिक किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन का कोई सी भी वनस्पति है, वन्य जीव है, अब यहाँ से आपका करंट भी बन सकता है और सामान्य जीके भी बन सकती है। ठीक है, ये आपका पूरा ज्योग्राफी का पोर्शन रह गया। ठीक है, स्टार्टिंग के ये 3 पॉइंट ज्योग्राफी। ठीक है, स्टार्टिंग में 3 पॉइंट आपका यहाँ पे देखने को मिला था पूरा हिस्ट्री से और कल्चर से, और वहीं आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आपका पॉलिटी से यहाँ पे जो आपका जुड़ा हुआ है वो देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपके जो 4 पॉइंट है वो पूरे ज्योग्राफी से रिलेटेड है। फिर आ जाता है आपका कृषि आधारित, ठीक है, जो भी आपका स्पेसिफिक राजस्थान से संबंध, ठीक है, स्पेसिफिक राजस्थान से कृषि आधारित जो उद्योग है उनके बारे में यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर वापस आ जाता है वर्ल्ड, विश्व आ जाता है, उसमें कृषि कितने प्रकार की होगी और उसके जो औद्योगिक प्रदेश है, कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश है जहां पे पर्टिकुलर कोई कृषि के जो रिलेटेड उनका उत्पादन भंडारण किया जाता है। ठीक है, अब आ जाता है आपका पूरा इंडिया लेवल की पॉलिटी। ठीक है, इंडिया लेवल की पॉलिटी आ जाती है जहां पे आपको भारतीय संविधान देखने को मिलेगा। ठीक है, भारतीय संविधान, कैसे संविधान का निर्माण हुआ है, ठीक है, निर्माण कैसे हुआ है, उसकी प्रोसेस कैसे रही है, प्रक्रिया कैसे रही है, और उसकी विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, एक संविधान, भारत के संविधान की क्या क्या विशेषताएं रही है और उद्देश्य का क्या क्या रही है। ठीक है, उद्देश्य के साथ में आपका जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, उसके बाद में आपका फंडामेंटल राइट, मूल कर्तव्य, ये आपका बेसिक आपकी पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी। आपको कोई किसी भी एग्जाम में देख लो आप, चाहे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की हो, सेंटर की कोई सी भी वैकेंसी हो, ठीक है, उसमें ये आपकी पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी का बेसिक स्ट्रक्चर के टॉपिक है, वो आपको बिल्कुल हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद में सरकार आ जाता है पॉलिटी में, एक सरकार होता है, ठीक है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, वो गठन कैसे होती है, उनका जो वर्क होता है वो कैसे होता है। इसमें भी आपका 3 आपका डिवाइडेशन देखने को मिलेगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका में दोस्तों कैसे जो रूल्स है, कैसे कानून बनते हैं। ठीक है, कार्यपालिका में उनका जो आपके कानून बने उनको कैसे यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, वो कार्यपालिका में अंतर्गत आ जाता है। न्यायपालिका वो न्याय से संबंधित का यहाँ पे स्टेज हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में स्थानीय शासन आता है कि जमीनी स्तर पे आपके ग्रामीण और नगरीय, ठीक है, आपके ग्रामीण शासन, नगरीय शासन आ जाता है। वो किससे रिलेटेड है, आपके
73 और 74वें संविधान संशोधन से रिलेटेड है। ठीक है, आपका किस तरह से ये संशोधन विधेयक पारित हुआ, क्यों बना, क्या आधार था। ठीक है, और उसके बाद में ग्रामीण और नगरीय जो शासन व्यवस्था है किस तरह से लागू होती है, ये सारी प्रोसीजर यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में आपका भारतीय स्तर पे, इंडिया लेवल पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया किस तरह से होती है, उसमें महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो कैसे कैसे। इसके लिए आपको जो आपकी एनसीईआरटी है वो बुक आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। ठीक है, जो भी यहाँ पे सारे टॉपिक है आपको अगर उनको आपको बेसिक स्तर पे तैयार करना है, ठीक है, कमांड करना है, ग्रिप बनानी है उनके टॉपिकों पे, तो दोस्तों आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा। आपको ये सभी टॉपिक एनसीईआरटी की बुक्स में आपको प्रोवाइड हो जाएगी। कक्षा 6 से लेके 12वीं तक आप देखोगे तो यही आपके सारे टॉपिक है वो देखने को मिल जाएंगे आपको, क्योंकि आपकी जो थर्ड ग्रेड एग्जाम है, ठीक है, और वो भी अपन सिलेबस किसकी बात कर रहे हैं, लेवल 2 की, जो कि कक्षा 6 से लेके आपके 8वीं तक रहने वाली है। तो दोस्तों आपको जो बुक्स फॉलो करनी है वो 6 से लेके 10वीं क्लास तक की फॉलो करनी है। ठीक है, और किसी को अगर स्पेसिफिक किसी टॉपिक को अच्छा क्लियर करना है, अच्छी नॉलेज बनानी हो उस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो दोस्तों वही टॉपिक आप 11वीं या 12वीं में अगर हो तो वो वहां से भी आपको रीड आउट कर लेना है, जिससे पर्टिकुलर आपका जो टॉपिक है वो अच्छा खासा कमांडो हो जाएगी उसके ऊपर। फिर आता है आपका भारत की संघीय व्यवस्था। ठीक है, संघीय व्यवस्था आपको 9वीं या 10वीं की आपकी क्लास की जो बुक है वहां पे देखने को मिल जाएगा। उसमें केंद्र राज्य का संबंध किस तरह से है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है वो केंद्र को मिले हुए हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जो राज्य को मिले हुए हैं, और जो सब्जेक्ट होते हैं डिवाइडेशन पर्टिकुलर वही उसी के बारे में कानून और व्यवस्था बना सकता है। ठीक है, उसके बाद में भारत की अर्थव्यवस्था आ जाती है। अब तक बात कर रहे थे अपन पॉलिटी के बारे में। ठीक है, आपकी पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी किस तरह से आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब आता है लास्ट अपना भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में आप टॉपिक देख सकते हैं यहाँ पे, भारत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी क्षेत्र कौन कौन से अर्थव्यवस्था के, और औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह की रही थी, किस तरह से वो फली फूली है। ठीक है, और उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण किस प्रकार से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इनका क्या क्या प्रभाव था, पहले क्या था, और उदारीकरण होने पे, निजीकरण होने पे और वैश्वीकरण होने पे क्या क्या इफेक्ट हुए हैं, क्या क्या बदलाव देखने को मिले हैं। ठीक है, और ये इनका बदलाव, इनका इफेक्ट क्या आज भी जारी है, क्या आज भी देखने को मिल रहा है। साथ में विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना है, ये क्या काम करता है, क्या उद्देश्य है, क्या फंक्शन है। ठीक है, और ये किस तरह से इंप्लीमेंट होता है वर्ल्ड वाइज आपके इंडिया लेवल पे, ये भी आपको देखना है। साथ में निर्धनता के बारे में और खाद्य सुरक्षा के बारे में आपको यहाँ पे एनसीईआरटी के टॉपिक है, वहां पे आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था का यहाँ पे आपको टॉपिक देखने को मिलेगा एक, कौन सा, मुद्रा एवं बैंकिंग। ठीक है, मुद्रा एवं बैंकिंग ये आपके जहां तक 9वीं 10वीं में भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, 36 की क्लास 6 से लेकर 10 तक आपको ये इनका बेसिक आपको देखने को मिल जाएगा। अगर वहां पे भी आपको देखने को ना मिले तो दोस्तों 11वीं 12वीं की आपके पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट होती है। ठीक है, उनकी किताबों में भी ये आपको बिल्कुल आधार वाइज आपको समष्टि व्यष्टि उन बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। पहला आएगा मुद्रा बैंकिंग में आपका मुद्रा के आधुनिक रूप। ठीक है, इसके बाद में आएगा साख की विभिन्न स्थितियां, स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, इसके बाद में उपभोक्ता के अधिकार आ जाएंगे कि एक उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार होते हैं। ठीक है, वो उस अधिकार को कैसे कैसे यूज कर सकता है और किस क्षेत्र में कौन से अधिकार उनको मिले हुए हैं। ठीक है, साथ में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है वो किस तरह से हुआ है, किस चरणों से हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे कैसे विकास हुआ है, राष्ट्रीय आय यानी राष्ट्रीय स्तर पे जो आय का विभाजन है। ठीक है, एक आय का कैसे राजस्व स्तर बढ़ा है, कितना घाटा हुआ है, वो चीजें। मानव का विकास किस तरह से हुआ है, जमीनी स्तर पे, परिवार के स्तर पे, ठीक है, इकोनॉमिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे, ठीक है, और पारिवारिक लेवल पे, अलग अलग स्तरों पे मानव का विकास किस तरह से हुआ है वो अर्थव्यवस्था के अंदर देखने को मिलेगा। साथ में बात करेंगे लास्ट राजस्थान के संदर्भ में, जिसमें बात करेंगे कृषि और विपणन। कृषि और विपणन, उसमें भी कृषि उपज मंडी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये पर्टिकुलर ये 2 टॉपिक रहेंगे आपके राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपका पर्टिकुलर हो गया है सोशल स्टडीज के रिलेटेड। ठीक है, जो टॉपिक आने थे, कौन कौन से टॉपिक आते हैं वापस बता देता हूँ। आपका राजस्थान में कृषि विपणन आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में आपकी अर्थव्यवस्था आ जाती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था, और इसके अलावा आपके पॉलिटी आ जाएगा। ठीक है, पॉलिटी के अलावा यहाँ पे आपकी ज्योग्राफी आ जाएगी। ठीक है, ज्योग्राफी के बाद में आपका यहाँ पे पूरा हिस्ट्री कल्चर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पे देख सकते हो, आपके यहाँ पे कम से कम 5-6 प्रकार की जो सब्जेक्ट है उसका समावेश देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, सोशल स्टडीज का जो पेपर है, ठीक है, उसके सिलेबस को करने का अच्छा एक तरीका है, आप जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसको फॉलो करो। क्लास 6 से लेके, ठीक है, 10 तक तो जरूरी होता है, और पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर कमांड बनानी है तो दोस्तों आप कम से भी कम 12वीं क्लास तक की जो बुक्स है उनको फॉलो करो, पर्टिकुलर टॉपिक की तैयारी करो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट को, सारे टॉपिक को एक साथ रीड कर लो, नहीं दोस्तों, पर्टिकुलर टॉपिक लो,
वही टॉपिक आपके क्लास 6 से लेकर 12 तक कहाँ कहाँ आ रहा है, तो उसको रीड आउट करो, उसके बारे में अच्छी जानकारी रखो, कमांड करो। तो दोस्तों सोशल स्टडी की जो तैयारी है वो इसी तरीके से होती है। तो दोस्तों आपको पूरा जो सोशल स्टडीज है उसका पूरा खाका बता दिया है सिलेबस का, ठीक है। उसको किस तरह से आपके टॉपिक आएंगे उसमें, ठीक है। आपके यहाँ पे शिक्षण जो अधिगम है, ठीक है, किस तरह से आएगा, शिक्षण और सूचना तकनीकी, ठीक है, ये आपका सूचना तकनीकी, इसके बारे में बता दिया आपको। साथ में आपका यहाँ पे जो आपका शैक्षणिक मनोविज्ञान है, ठीक है, शैक्षणिक मनोविज्ञान है, इसके बारे में मैंने क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों सारा जो टॉपिक है क्लियर कर दिया गया है। आशा करता हूँ किसी को कोई परेशानी नहीं आई होगी, सभी को जो सिलेबस है वो अच्छी तरह समझ में आया है, ठीक है। इसमें ना समझने वाली कोई बात नहीं है, जो टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस में वही मैंने आपको क्लियर करे। तो दोस्तों फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका जवाब मिल जाएगा। साथ में अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बार बार इसलिए बोलना पड़ता है जिससे इसके बारे में कोई भी अपडेट होता है तो दोस्तों आपको टाइम पे मिलता रहे, ठीक है, आपको सर्च करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। मेन यही रहता है, आपको सर्च करने की जरूरत ना पड़े कि क्या अपडेट किसी एग्जाम में आया है, वो अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको टाइम पे मिलता रहे। तो आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है, जिससे अपडेट के लिए आपको जैसे कोई अपडेट हो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू टाइम पे मिल जाए, ठीक है। साथ में वीडियो को पूरी कंप्लीट देखो, ठीक है, बीच में स्किप ना करें, कंप्लीट देखे, जिससे पर्टिकुलर सिलेबस जो भी आप तैयारी करें उसकी नॉलेज हो सके, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका पूरा सिलेबस का वीडियो हो गया। इसके बाद में देखते हैं क्या जो अपडेट आया नई वैकेंसी का, उसके बारे में नया वीडियो बनेंगे। साथ में और अगर आपकी कोई भी राय है, कोई सुझाव है तो आप वो भी दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए अपडेट नए नोटिफिकेशन के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।